एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कल 75 साल के हो जाएंगे। कल उनका जन्मदिन है और आज महाभारत के स्पेशल शो में मैं बात कर रही हूं कि मोदी सत्ता के शिखर पर कैसे अजेय बन गए। क्यों चुनौती देने वाले तो बहुत है, पर टक्कर कोई नहीं दे पा रहा है। कैसे मोदी 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखे हुए हैं, और क्यों नरेंद्र मोदी आज भारत के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने सत्ता में आते ही सबसे पहले खुद को प्रधान सेवक कहा, और क्या यह जननीति ही उन्हें इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता बनाती है। जनता के बीच जनता के नेता। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस जननीति की बात करूंगी जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रियता दिलाती है। मैं उस कूटनीति की भी बात करूंगी, विदेश नीति की भी बात करूंगी, हर उस रणनीति की बात करूंगी जो नरेंद्र मोदी को इस देश में सफल बना रही है। मैं बात करूंगी कैसे विपक्ष लगातार प्रहार भी करता रहा है, लेकिन वैश्विक पटल पर बनी हुई है भारत के लिए एक बढ़त। नरेंद्र मोदी एक तरफ ज़ेलेंस्की से भी हाथ मिलाते हैं तो पुतिन से भी रिश्ते बनाकर रखते हैं। मोदी, आपने देखा है पीएम मोदी कैसे वैश्विक मंच पर एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। यह नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सफलता है। वो वैश्विक मंच से शांति की बात करते हैं तो कोई उन्हें शांति दूत भी कहता है। ट्रंप भी टैरिफ की धमकी देते हैं, लेकिन कोड की बैठक के लिए आने के लिए मजबूर नजर आते हैं। मोदी की तारीफ करते हैं और सर्वे दर सर्वे मोदी को टॉप ग्लोबल लीडर बताते हैं। देश के अंदर भी विपक्ष के नेता एक आस लगाए बैठे हैं, इस इंतजार में बैठे रहे कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएं, रिटायर हो जाएं, और तब जाकर उनकी राजनीति का खाता खुले, यानी उनके राजनीतिक जीवन में सफलता का खाता खुले। लेकिन संघ प्रमुख ने बहुत पहले कह दिया कि ना वो रिटायर हो रहे हैं और ना किसी को रिटायर होना चाहिए। और हो भी क्यों, जब पीएम at 75 जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो अपने से कई साल छोटे नेताओं को पटकनी देने में सफल रहे नहीं हैं। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष के कितने नेता ऐसे हैं जो पीएम से उम्र में बहुत छोटे हैं। तेजस्वी यादव तो उनकी आधी उम्र के भी नहीं, लेकिन चुनौती सबकी सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। तो फिर क्यों नहीं विपक्ष चाहेगा कि मोदी रिटायर हो जाएं? पर मोदी खेल भी रहे हैं और बहुतों को सिखा भी रहे हैं। आज महाभारत इसी पर कर रही है। पहले एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए और मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भगवान के आगे भक्त मोदी, दुनिया के आगे ग्लोबल लीडर मोदी, और जनता के आगे प्रधान सेवक मोदी। ग्यारह साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ एक खास रिश्ता जोड़ा, और तब से उस रिश्ते को बहुत प्रेम से सहेज कर रखा है। मोदी कभी साथी होते हैं तो कभी अभिभावक, कभी वो मित्र हैं तो कभी अध्यापक बन जाते हैं, कभी मां के बेटे के रूप में। और इन सब रिश्तों के साथ साथ वो भारत मां के बेटे के रूप में प्रयासरत रहते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि यूं ही
कोई मोदी नहीं बन जाता है। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। राजनीति में बड़े फैसले लेना आसान नहीं होता, लेकिन इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई कठिन और बड़े फैसले लिए। मोदी के इन फैसलों में जनता ने उनका पूरा साथ दिया। तभी तो कह रहे हैं, यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी अपने बड़े फैसलों के साथ आगे कदम बढ़ाते रहे और अपने इन कदमों के साथ परंपरा को भी साथ लेकर चलते रहे। हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पूरब हो या पश्चिम, अयोध्या हो या काशी, मोदी के साथ जनता का रिश्ता बहुत गहरा है और अब मोदी 75 साल के होने वाले हैं। इस एक चेहरे के पीछे राजनीति की कई गाथाएं हैं और इस एक प्रधानमंत्री के पीछे रिकॉर्ड के कई बड़े बड़े पैमाने भी। तभी तो कह रहे हैं कि यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। इनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। 73 साल की उम्र में भारत का उत्तरदायित्व मिला। जिम्मेदारियों पर मोदी की पकड़ मजबूत बनी रही। इसका परिणाम है भारत में विकास के पहिए विकसित भारत की तरफ मुड़ गए। हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के कामकाज को देखें तो इसमें इतिहास का सम्मान है, वर्तमान की ऊर्जा है और भविष्य की शक्ति का अनुमान है। देश ही नहीं, दुनिया में भी मोदी का जलवा कायम है। मोदी उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी गिनती दुनिया के टॉप लीडर्स में होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, हमारे मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी इन ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। दुनिया के लिए ग्लोबल लीडर और भारत के लिए प्रधान सेवक। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहली बार सांसद बनते ही सीधे प्रधानमंत्री बने और उस प्रधानमंत्री के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को पिछले 11 सालों से विश्वास की डोर से बांधकर नेतृत्व कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं, यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो रहे हैं और ये आप यकीन मानिए कि इसे लेकर एक हड़कंप सा विपक्ष में हमेशा मचा रहा, क्योंकि बहुत से लोग इस आस में रहे कि 75 होंगे तो रिटायर होंगे और फिर उनका जो सियासी खाता है वो खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आज मैं उस पर बात कर रही हूं। मैं प्रधानमंत्री की कूटनीति पर बात करूं, मैं प्रधानमंत्री की राजनीति पर बात करूं, मैं प्रधानमंत्री की
उस जननीति की बात करूंगी जिसने उन्हें एक बड़ा जननायक बना दिया है। मेरे साथ जो मेहमान आज इस महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं एक एक करके परिचय करा देती हूं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आप अक्सर उन्हें देखते हैं महाभारत में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ एम्बेसडर वोरा है, वेरी प्राउडली मेड इन इंडिया है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार हैं, चीफ एडिटर हैं कैपिटल टीवी के, हमारे पुराने सहयोगी हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। एंड हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, हमेशा आप उन्हें देखते हैं महाभारत में रक्षा मुद्दों से जुड़ी हुई बात करते हुए। आज मेरे पास अलग अलग क्षेत्रों से आवाजें हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि अलग अलग धुरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम है वो कैसा रहा है। जो विपक्ष सवाल पूछता है आज वो मैं पूछूंगी और मैं ये आपसे पूछूंगी कि क्या वो अपने सवालों में सही है या गलत। इफ आई स्टार्ट विद यू एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि इस वक्त नहीं फंसे नहीं आप, इसलिए क्योंकि हल्ला सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की विदेश नीति को लेकर होता है। अब विपक्ष कहता है ये विदेश नीति फ्लॉप है, ये विदेश नीति काम नहीं की है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि थोड़े दिन पहले एससीओ की एक बैठक थी। अब जो ट्रंप पहले कह रहे थे वो क्वाड में नहीं आएंगे, वो फीलर्स दे रहे हैं कि वो भारत आने वाले हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं उनकी नीति काम कर रही है या नहीं कर रही? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है। विद ऑल महाभारत में इतने सारे महारथी हैं तो उनके से उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। लेकिन कल उनका जन्मदिन है, ही टर्न 75। बेटा मे आई जस्ट से अपने दिल से आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। प्राइम मिनिस्टर, द वर्ल्ड नीड्स यू। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे। टुडे मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिकन कंपनी है, 3 साल से वो रेगुलरली आपको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुनते हैं। गायना आप पिछले साल नवंबर में गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली बोले, हम उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ कुछ लोग जो गए थे कि भाई 1.5 दिन के लिए आए हो, ऐसा मत करो, 3 साल के लिए छोड़ के जाओ इनको यहाँ पर, हम अपने देश का भी विकास करना चाहते हैं। जब ऐसे विचार होते हैं लोगों के, यू नो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन एनीमोर। नरेंद्र भाई मोदी टुडे इज अ स्टेट्समैन और पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार करती है। फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की, एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ, 125 देश उसमें है। सब कहते हैं कि हमारा रोल मॉडल भारत है और भारत में वी विश वी हैड ए नरेंद्र मोदी इन आवर कंट्री टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। आई विल कंक्लूड बेटा बाय सेइंग, मैं इनको कई बार जिक्र करता हूं, आई कॉल हिम जामवंत। जामवंत रामायण में वही थे जिन्होंने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता याद करा दी थी। फिर वो लंका पहुंच गए और आपको मालूम है क्या हुआ, वहां पर आग लगा के फिर बाहर आ गए। कई हजार साल पहले हमने घर में घुस के मारा था, जो प्राइम मिनिस्टर ने साबित कर दिया है अपने आतंकी देशों के साथ। सो नोबडी ब्लेम्स इंडिया, everybody respects India. There are countries, मैं सीधा बताता हूँ, I don't want to hide anything. Countries like China are suspected because of Narendra Modi's leadership. India is respected. अब एम्बेसडर वोरा, जो बात आपने कही है कि भारत को उसकी शक्ति, उसकी ताकत याद दिलाना, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो सवाल स्क्रीन पर चले और उसके बाद मैं अपने मेहमानों पे बजाऊं। नरेंद्र मोदी भारत के लिए जरूरी क्यों हैं? क्योंकि इसको लेकर एक बड़ी चर्चा होती है। बहुत से लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी इस राजनीति में एक अपवाद हैं क्योंकि वो जब से आए उन्होंने राजनीति के उनका जो राजनीतिक एक सफर रहा वो कैसे एक छोटे कार्यकर्ता से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री तक गया और अब एक वैश्विक नेता के रूप में वो उभर कर आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जरूरी है क्या? डॉक्टर मनीष, मैं आपसे पूछती हूँ, ये विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मोदी जरूरी है? देखिए, मोदी इसलिए जरूरी है क्योंकि आजाद भारत के बाद ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि इंटायर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वो सेंटर्ड अराउंड प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। चाहे वो छोटा सा चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या फिर नेशनल चुनाव हो, लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत आजाद भारत के बाद ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इंडिया एवर हैड आफ्टर 1947। ये इसलिए क्योंकि ये जो आशीर्वाद न नेहरू के पास था, न इंदिरा गांधी के पास था, न अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था। कारण ये कि लोग
प्रधानमंत्री मोदी को जिसका कोई लेना देना नहीं होता स्टेट के चुनाव में, वहां भी मोदी का नाम, तो ही हैज कम आउट एज अ सेंट्रल फिगर। और ये जो सेंट्रल फिगर, जो सेंट्रलिटी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान की राजनीति में जरूरी बनाता है। नहीं, मैं क्योंकि राधिका जी आ गई है स्टूडियो में, मैं प्रोफेसर रागी समीर जी आ रही हूं, लेकिन राधिका जी एक बात बताइए, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जरूरी नहीं है, ये तो मजबूरी है, क्योंकि यहां पर अब उन्होंने कई मुद्दे इस वक्त राजनीति में, चाहे वो SIR हो, वोट चोरी हो, आप जानती है उसके बारे में, आप डिबेट्स में बहुत लड़ती हैं, उसको लेकर अपना पक्ष रखती है, लेकिन क्यों इस वक्त ये कहना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इज द नीड ऑफ द आवर? सभी को नमस्कार। देखिए, पूरा विपक्ष और उसमें सारे युवा नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, सारे युवा नेता हैं। मैं एक बार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बात दिखाई थी, तेजस्वी यादव तो उनकी उम्र के आधी उम्र के भी नहीं है। Exactly. जो उनके सामने चुनौती दे रहे हैं वो उनसे बहुत साल छोटे हैं, और सारे के सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी जितनी सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में आई, वो नहीं लेकर आ पाए। तो इससे साफ है, उम्र नहीं, विजन मैटर करता है। और देश का युवा हो, देश के बुजुर्ग हो, देश की महिलाएं हो, कोई भी हो, सब मिलकर लगातार वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो विजन देखा भारत के लिए। एंड मोदी जी बहुत नेसेसरी है ताकि इस देश का सेक्युलर फैब्रिक बना रहे। मोदी जी हैं तो ये देश सेक्युलर है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे और अगर इंडी गठबंधन का कोई आ जाएगा, तो ये देश सेक्युलर नहीं रहेगा। विपक्ष कहता है नफरत की राजनीति, विपक्ष कहता है नफरत की राजनीति का आरोप लगाता है आप पर, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, विपक्ष के जो आरोप है, उनका जवाब हम में से किसी को देने की जरूरत नहीं है सुचेता जी। उनका जवाब 100 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी को देश की जनता दे चुकी है, लगातार तीसरी बार। क्योंकि जब 2 बार सरकार रह जाती है, एक फटीग भी आ जाता है, लोग पर वांट टू चेंज, लेकिन लोगों ने चेंज के लिए वोट नहीं किया। एग्जैक्टली, दैट इज दैट प्रूफ कि लोग जो मानते हैं। और आप देखिए ना, लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं, आज तक भारत में ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं हुए हैं। आप देखिए, जब वो विदेश जाते हैं तो उनका स्वागत विदेश के लोग हमारी भाषा में करते हैं, और संस्कृत में हमारे अलग अलग हमारे धर्म के श्लोकों से करते हैं। कभी पहले ये तो होता है कि आप किसी इंडियन, वहाँ के बॉर्न इंडियन को वहाँ पे खड़ा कर दे और वो हिंदी बोले, नहीं, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के जो एक्चुअल पैदावार है वो बोलते हैं। तो ये शो करता है कि विदेश में, देश में हर जगह लोकप्रियता है। एंड मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी कि मोदी जी हैं तो ये देश सेक्युलर है, मोदी जी हैं तो आज भी महिलाएं सुरक्षित हैं। इतनी चीजें हैं, कई साल सरकारें नहीं है, 55 साल, लेकिन फिर भी देश में ऐसे कोने थे जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, बेसिक नेसेसिटी टॉयलेट की नहीं थी। आपने राधिका जी वो वाला टॉपिक छेड़ दिया जो प्रोफेसर रागी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं उन्हीं के पास चली जाती हूँ। वो कह रहे हैं मोदी जी है इसीलिए देश सेक्युलर है। अब मैं जानती हूँ कि आप इस पर खुलकर बोलते हैं, जरा बताइए, और ये भी बताइए कि 11 साल, उन्होंने एक बात सही कही, उनका फटीक आ जाता है, लेकिन 11 साल के बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार कैसे? सुचरिता, मैं 50 साल से भारत की राजनीति को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। नेहरू जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन बाकी जितने प्रधानमंत्री हैं उन सबको काम किया। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं भविष्य नहीं जानता, लेकिन अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, और ये मैं कोई चाटुकारिता बस नहीं कह रहा, मैं ये हृदय से कह रहा हूँ कि अब तक के ये सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं। इसका मैं तर्क भी दूंगा जी। दूसरी बात मैं फिर एक वक्त और दोहरा रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए, नरेंद्र मोदी बनाए नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी गढ़े नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी को नियति चुनती है कि नरेंद्र मोदी कहाँ जाएं और कैसे उस देश का कायाकल्प कर सकें। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरी दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है, और उस संक्रमण काल में भारत को लिए एक था कि 2013 के बाद ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां भी बदली हैं, और उसी में नरेंद्र मोदी आते हैं। भारत के विकास के व्याकरण को एक नया व्याकरण, भारत के विकास की गति को और विज्ञान को एक नया व्याकरण देते हैं। जितना पॉलिटिकल वोकैबुलरी नरेंद्र मोदी ने दिया है, और वो मंत्र की तरह हैं इस देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के, आप चाहे उद्योग को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो विज्ञान को लेकर के हो, आपको अद्भुत मिलेगा।
चौथी बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी क्या है, हर देश का उसका एक गुरुत्व होता है। जैसे आप किसी चीज को असंतुलित कर दें तो हमेशा वो चाहता है कि वो अपने गुरुत्व की तरफ लौट करके आए। भारत का गुरुत्व उसका सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता रही है। ये महर्षि विवेकानंद से लेकर के अरविंद तक। और मैं फिर ये कहता हूं, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत को उसके सनातन के गुरुत्व तक ले जाने की दिशा में खुल करके नहीं कहा है। एक प्रधानमंत्री आप नहीं दिखाएंगे जिसने ललाट पर भभूत लगाया हो और जाकर के खुलेआम मंदिर और अपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भारत को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की हो। तीसरी बात, एक और बात इसमें जोड़ देना चाहता हूं, 1980 और 90 का दशक देखिए, ठीक, वहां पर स्वदेशी वर्सेस जो ग्लोबलाइजेशन का डिबेट चल रहा था, दोनों में तकरार थी। दूसरी एक धारा थी जो है वो मंडल और कमंडल की धारा, सामाजिक न्याय की एक अलग परिभाषा गढ़ी गई थी और उसे मंडल के विरोध में खड़ा कर दिया, एक कमंडल के विरोध में, यानी भारत की सांस्कृतिक धारा के विरोध में खड़ा गया। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो इन सारी चुनौतियों में स्वदेशी और ग्लोबलाइजेशन, मंडल और भारत की सांस्कृतिक धारा और सामाजिक धारा, इन सबको मिलाकर के जो एक गंगा की धारा होती है, इन सारे धाराओं को समेट करके एक साथ खड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय की जो परिभाषा जमीन पर नरेंद्र मोदी ने उतारा है, एक प्रधानमंत्री आप बताएं जिन्होंने सोचा होगा नल से जल, उज्ज्वला, एक बहन बेटी जो शाम में शौचालय जाने से पहले सोचती होगी उसकी गरिमा को लाने। देखिए, इस सब के बावजूद भी विपक्ष के हमले रुकते नहीं हैं। मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। विपक्ष के लिए ये इसलिए चुनौती है क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी का काट कोई है ही नहीं। यदि सारे ये जो है ना गमले में उदे हुए पौधे जो है ना, बरगद को चुनौती नहीं दे सकते, काट नहीं है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रोफेसर रागी, वो कह रहे हैं काट ही नहीं है। अब मैं जरा एक बार मैं समीर जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सवाल चलाना चाहती हूं। मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या है? पीएम मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या है सबसे बड़ा? मैं समीर जी के पास इसके जवाब के लिए जाऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग सब जल्दी एक लाइन में मुझे बताएं, क्योंकि समय कम है और हमारे पास उसकी बाध्यता रहती है। Sincerity and affection for India. Sincerity and affection for India. Delivery. यानी जो बातें कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, कर्नल सिंह बोलते हैं मेरे दिल की बात है, मेरे देश की बात है। ठीक है, राधिका जी। उन्होंने गरीबों का हक फाइलों से निकालकर धरातल पर, जमीन पर पहुंचाने तक और उनके हाथों तक पहुंचाने तक का काम किया, इसलिए वो पॉपुलर। ठीक है, अब समीर जी आप बताइए कि क्या आपको लगता है लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी एक फिनोमिनन कैसे बन गए हैं? ऐसा एक फिनोमिनन जिसको लेकर अभी प्रोफेसर रागी कह रहे थे कि इन्हें हरा नहीं सकता, इनका कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो रहे हैं और 15 दिन बाद 2 अक्टूबर को संघ भी 100 साल का हो रहा है, संघ 100 साल का हो रहा है। हाँ। और कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, तो मैं आज संघ को कोटि कोटि नमन करता हूं कि इस राष्ट्रीय सेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व इस देश को दिया है। संघ था इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, संघ है इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और संघ रहे इसलिए दीनदयाल उपाध्याय भी देश को मिले। तो संघ की एक बड़ी जो भूमिका रही है वो आज दिख रही है कि संघ देश के लिए क्यों जरूरी था, कि उसने देश को नरेंद्र मोदी दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का संघ, संगठन और सरकार के अंदर जो योगदान रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, संगठन है तो भी प्रधानमंत्री मोदी के बिना संगठन अधूरा रहा। एक लंबा जीवन प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के रूप में दिया, चाहे वो संघ के प्रचारक के रूप में रहो तो वहाँ उनकी जो उपयोगिता रही, और जब हमको लगा कि भाई इतना अच्छा प्रचारक हमारा है तो इसे देश सेवा के लिए भेजना चाहिए, सिर्फ संघ की 4 दीवारी से निकाल कर इसे पूरे भारत माता की सेवा के लिए भेजना चाहिए। और संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1983 में देश की सेवा के लिए भेजा, भारतीय जनता पार्टी में गए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जो काम किया, उसके बाद तमाम राज्यों के प्रभारी रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने। और जब 2001 में लगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि भाई गुजरात इतना मुश्किल राज्य हो गया जहां हमारी सरकार है कि वहां भाई केशुभाई पटेल है, वहां पर दूसरे नेताओं के बीच जिस तरह की सत्ता का संघर्ष चल रहा है, तो वो राज्य चला जाएगा, तो हमें ऐसा कोई नेता चाहिए जो गुजरात को संभाल ले।
तो सबके मन में एक विचार आया कि भाई ये नरेंद्र मोदी ये जो संगठन देखते हैं, वो फिर प्रधानमंत्री ने उनको 7 अक्टूबर 2001 को फोन किया। तब नरेंद्र मोदी एक अंत्येष्टि में थे जब फोन किया बताने के लिए, क्योंकि 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया जी का प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था और उसके साथ जो फोटोग्राफरों की डेथ हुई थी, तो बिस्ट एक फोटोग्राफर की अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब उस समय तो कार्यकर्ता थे, संगठन महामंत्री के रूप में गए थे। अटल जी ने प्रमोद महाजन से कहा कि मेरी बात कराओ नरेंद्र से। प्रमोद महाजन ने फोन किया और कहा अटल जी बात करना चाहते हैं। अटल जी ने पूछा नरेंद्र मोदी से कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं शमशान में हूँ। तो बोले शमशान में आपसे क्या बात करूं? बोले घर पहुंचो, फिर मेरे घर आओ शाम को। अटल जी शाम को नरेंद्र मोदी अटल जी के घर जाते हैं। अटल जी कहते हैं कि भाई अब तुमने यहाँ बहुत संगठन देखा है, अब बहुत मोटे हो गए हो यहाँ तुम, अब जरा जाओ गुजरात में काम करो। तो गुजरात ने मुख्यमंत्री के रूप में भेजा, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। तो इस व्यक्ति के अंदर की जो विधायक नहीं था, जो दिल्ली में था, लेकिन पूरी पार्टी संगठन को लगा कि भाई गुजरात को संभाल सकता है, तो ये व्यक्ति ऐसे मुख्यमंत्री बना के भेजो। और उसके बाद लगातार 13 साल गुजरात की सेवा करना, उसके बाद प्रधानमंत्री बनकर आना, उसके बाद 11 साल से देश की सेवा करना। तो लगातार आप देखिए 13 साल और 11 साल मिला के। जानते हैं समीर जी, आपने कहा कि देश की सेवा को समर्पण के साथ करना, ये कहने में आसान लगता है लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है जिस तरह से कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कई ऐसे फैसले लिए जिन पर यहां देश के अंदर एक विवाद या फिर सवाल जरूर उठते हों, लेकिन जिस तरह से हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं देश की राजनीति की बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह फैसला भारत ने लिया कि हम वहां जाकर टारगेट करेंगे और स्ट्राइक्स करेंगे, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री वो नेता थे जिन्होंने ये खुलकर कहा कि हम सिर्फ टेरर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम वहां के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। ये आज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी एक मैच हुआ, उसे लेकर भी विवाद हुआ। लेकिन ये फैसला कितना आसान या कितना मुश्किल है एक देश में जाकर टारगेट करना? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ कि मैंने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी। उस समय में दुख पता है क्या होता था कि हम सीक्रेटली क्यों कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट उसे ओन अप क्यों नहीं कर सकती। अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं। जब पहली बार उरी हुआ तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि चलिए कम से कम अब सरकार ने हाँ करनी शुरू करी है, ओन अप करनी शुरू करी है कि यस ये सरकारी तौर पर हो रहा है। पता है उसका फायदा घाटा क्या है? जो इंसान उस स्ट्राइक में बाई चांस एक्सीडेंटली मारा जाता है ना, उसके बेनिफिट्स का सवाल होता है। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए नहीं, क्योंकि जब हमारे टाइम में हम करते थे, मैं 94 की अगर बात करूं, 93 की बात करूं, आप बता ही नहीं तो हमारे लिए तकलीफ पता है ये नहीं थी। हम स्ट्राइक करते थे, हमारे को अगर हमारा कोई आदमी को खरोंच भी लग गई, हमें उसे वापस लाना है। वापस आने के बावजूद अगर उसकी मौत हो जाती है, उसका ओनअप कौन है? उसको देखिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, बट वो जो ऑनर मिलता है, आज जब आप देखते हैं कि उस गांव का पूरा भीड़ उमड़ पड़ती है, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, उसके यहाँ सीएम आते हैं, उसके यहाँ पीएम अपने दिल्ली में उसको सैल्यूट देते हैं, ये छोटी बातें नहीं हैं। फौज के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट का अगर नायक को अगर आप सैल्यूट ना करें तो फिर फायदा क्या है? मुझे नहीं लगता, आपने भी बोला ना ऑपरेशन सिंदूर, मुझे नहीं लगता कि उरी को कोई ओन अप कर सकता था एक्सेप्ट दिस मैन। कोई बालाकोट को अगर ओन अप कर सकता है तो देन दिस इज द मैन। कोई अगर आंख में आंख डाल के ऑपरेशन सिंदूर को हाँ कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर फौज करती है, जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार का जिम्मेदार कौन है? ये अकेला एक सिंगल मैन आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नहीं, और मैं एम्बेसडर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे जब फैसले लेना होते हैं तो हमें ये भी एक डर रहता है, देश को आप बताएंगे बेहतर, कि भाई हमारे रिश्ते वहां ना खराब हो जाए, हमारे रिश्ते यहाँ ना खराब हो जाए। लेकिन इन सबके बीच देश हित सबसे ऊपर रखकर ये फैसला लेना कि हम स्ट्राइक करेंगे। मेरे को नहीं मालूम अगर दुनिया में कोई लीडर है जो सोचता है कि मैं अपने देश के अगेंस्ट जाऊंगा। सब लोग यही कहते हैं, अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, सभी कहते हैं व्हाट अ मैन। आगे क्या कह सकते हैं? एंड दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अकेले आतंक के अगेंस्ट लड़ेंगे, भारत अकेला, जहां भी वो छुप जाए निकाल के लाएंगे। एक चीज और कहता हूं मैं, एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया 2014 में पहली बार जब शपथ ग्रहण की थी। आपको याद होगा कि एशिया के लीडर्स को बुलाया था, जो हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू
हो गया पहले यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, फ्रांस में देखा था 1 या 2 उसके खास दोस्त आते थे, अब तो जितने आ सकते हैं आ जाओ, मेरी स्वेरिंग इनके। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है टू ब्रिंग मोर पीपल, बताने के लिए। और फाइनली एकमात्र ये व्यक्ति है जिससे कहा, जो जाके रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करता है, गाजा के बारे में पैलेस्टीन अथॉरिटी से बात करता है, नेतन्याहू साहब से भी बात करता है, और दोनों उसकी बात सुनते हैं। बाद में कारण दे इंप्लीमेंट करें ना करें, दे लिसन, दे एक्नॉलेज, दे रिस्पेक्ट हिम। मैम, इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं? आज भारत की कूटनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी, मेरी उम्र 74 साल की है, 52 साल कूटनीति में हो गए, मैंने इस ऊंचाई पर कभी नहीं देखी। मैं इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है और मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जल्दी जल्दी उस पर बात रखें। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष चुनौती दे पाएगा? अब देखिए 11 साल तो हो गए, हमने देखा है बार बार कोशिश हो रही है। नेता ये कहते हैं और जो हमले होते हैं, मैं उनसे अगर शुरुआत करूं, लोकतंत्र पर हमला, प्रधानमंत्री और बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है, ये वोट चोरी कर रही है, ये नफरत फैला रही है इस देश में, ये सारे आरोप लगते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि इन आरोपों के चलते क्या एक ऐसी तस्वीर हम देखेंगे जहां चुनौती दे पाए? प्रोफेसर आगे। सुचरिता, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को आप जिसे कहते हैं ना निष्पक्ष होकर के खुले खेल में आप चुनौती दे सकते हैं। किसी को कहते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं ना, पीछे से जाकर के स्टैबिंग कर देना, लंगी मारना, हम लोग बिहार में कहते हैं पीछे से लंगी मार दिया। हमारे यहाँ भी वो चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी यही कहते हैं, बिहार में नहीं कहते। हमारे यहाँ भी मारना हमें भी आता है। हमारे यहाँ भी देखिए, ये आप रणभूमि में मारते लगी है वहाँ बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी को क्या नहीं किया गया पिछले 11, मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई एक ऐसा राजनेता होगा जिसको मीडिया स्क्रूटनी में इतना गुजरना पड़ा है। क्योंकि मैं 2002 का गोधरा राइट्स के बाद मैं उससे पूरा कम से कम 5000 न्यूज क्लिपिंग्स पे काम कर चुका हूं, और मैंने देखा है कि किस प्रकार से उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। 11 साल से भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहला दिन से अभियान चलाया गया। मैं वो जानता हूं, पत्रकारों की वो गोष्ठी जिसमें कहा गया कि यदि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पत्रकारों का गला घोट दिया जाएगा, तमाम तरह से दुष्प्रचार किया गया। और आज भी अब तो सीधे सीधे विदेशी एजेंसी का सहारा लेकर के भारत की चुनाव आयोग जैसी संस्था के द्वारा संचालित चुनाव को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको क्या लगता है? ये नरेंद्र मोदी को गिराने की ही कोशिश है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे, चुनाव में नहीं हरा पा रहे, तो इसका तो सीधा मतलब ये है कि पटकनी नहीं दे पा रहे। देखिए, उनके नेतृत्व की काबिलियत क्या है, डिलीवरी तो है ही, सतत जन संवाद। आप नरेंद्र मोदी को, आप जब गुजरात में जाएंगे या किसी भी शहर में आप जाएंगे, वो हमेशा अपने लोगों से संवाद करते हैं। पटना गए, पूर्णिया गए, तो सिर्फ उद्घाटन नहीं किया, लोगों की सभा को संबोधित उनकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहती हैं क्या? समीर जी, ये थोड़ा दर्शकों को भी बताइए क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। तब विचार करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की जब वो अपने परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति से बाहर निकले, जब वो भ्रष्टाचार की राजनीति से बाहर निकले। प्रधानमंत्री न वंशवाद की राजनीति करते हैं, न भ्रष्टाचार की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पण की राजनीति करी है, और मुझे लग रहा है विपक्ष जब इस दिन लाइन पर आएगा उसके बाद वो सोच सकता है कि अब हम प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे। फिलहाल विपक्ष में ऐसा कोई दल नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा भी हो सके। अब अच्छा, मैं इसी से सवाल उठाती हूँ। ये बार बार कहा जाता है, राधिका जी अगर आपसे पूछ लूं पहले, ये उन्होंने कहा चुनौती नहीं दे पा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो हमने चुनौती दी, इसीलिए पूरे नंबर नहीं आए, इसीलिए आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, अगली बार हम वो भी करके दिखाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी। राधिका, चाची की मूछें होती तो वो चाचा कहलाती, ये वैसी कहावत है। लेकिन जिस नेता ने, जिस इंसान ने भारत को वंशवाद से निकालकर जनवाद में ला दिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत को सशक्त बनाने की बात करी, आज हर भारतीय प्राउड फील करता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के शासित भारत का हिस्सा हूं। बाहर जाते हैं तो ये पहले पूछा, ओ इंडिया, यू आर फ्रॉम नरेंद्र मोदी इज इंडिया। ये फैक्ट है, either they like it or they don't like it, this is a fact and एम्बेसडर साहब विल एग्री अबाउट दिस। हम लोग यूरोप जाते थे, कहीं जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था, जैसे कोई कैटल आई है और आपको वापस भेज दिया जाता था, ऐसे सवाल पूछा था। आज आप बोलते हैं आप इंडियन पासपोर्ट
की जो वैल्यू है वो बाहर आपको जाके पता चलेगी, बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग अ डोमिनेटिंग रोल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड यही बात उनको चुभती है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, सबका सब पूरा झुंड इकट्ठा हो गया, फिर भी अकेली भाजपा के जितनी वोट नहीं सीट्स नहीं ला पाए, तो वो एक ड्रीम है उनका। लेकिन जिस तरीके से हमारा देश सशक्त हो रहा है हर मायने में, ये शर्म की बात है कि 70 साल बाद भी ऐसे कोने थे देश में जहां पे बिजली पानी नहीं था, वो आज पहुंच चुका है, घर में चूल्हा जा चुका है, महिलाएं सशक्त हो रही है, मेक इन इंडिया हर तरीके से। देखिए, मैं राधिका जी, मैं आपको जरा रोक रही हूं क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, अपने मेहमानों को भी, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही। अब ये सुनिए, ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का एक बड़ा कबूलनामा आया है, और वो क्या है? पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मध्यस्थता की बात नहीं मानी थी। इशाक डार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मानी, अमेरिका ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानते हुए बात नहीं मानी। भारत बातचीत के लिए भी तैयार नहीं था। अब इसका मतलब क्या है? भारत जवाब नहीं दे रहा था, ये इशाक डार कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। वो सीधे ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव रहा, उस दौरान अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही, लेकिन भारत ने मध्यस्थता से मना कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहेंगे। ये देख लीजिए डॉक्टर मनीष, क्या हुआ है, ये बार बार हम तो यहाँ पर कुछ लोग गिनते रहते हैं, लोग कहते हैं 40 बार बोल दिया, अब तो बोलिए मोदी जी, 40 बार बोल दिया। अब तो वहां पर पाकिस्तान बोल उठा है कि मध्यस्थता कोई की नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जो सवाल उठा रहे थे, वो गलत था, वो गलत था। और यही कारण है कि ये जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, जो सवाल था, वो इसलिए बिल्कुल अलग है क्योंकि ये घृणा से उत्पन्न होता है। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये लोग आरोप नहीं लगाते, बल्कि डीप डाउन जो इतना ज्यादा उनके दिमाग में प्रधानमंत्री को लेकर के घृणा है, उनकी जाति को लेकर, उनके स्टेटस को लेकर के, कि कैसे ये व्यक्ति यहां तक पहुंच गया, ये घृणा जो है वही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, अब देखिए, खबर आते ही मेरा जो एक पैनल है वो कैसे बिल्कुल खिल उठा है, क्योंकि सबको मौका मिल रहा है। देखिए भाई, ये वही पाकिस्तान है, ये वही ट्रंप है। अब ट्रंप ने कैसे, कर्नल सिंह, हाँ एक लाइन मुझे लगता है, कई बार प्रधानमंत्री के यदि स्टाइल ऑफ वर्किंग देखोगे, तो कई बार वो विपक्षियों कहते हैं ना, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। तो वैसे ही वो पूरे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बोलने दिया, पूरी दुनिया को बोलने दिया, भारत के विपक्ष को बोलना दिया। और जिसे कहते हैं ना, 100 हथौड़ा सुनार का और एक लोहार का, एक दिन आते हैं संसद में, आते हैं और संसद में बोलते हैं कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की, यानी कि एक ही बार सबका हिसाब बराबर कर दिया। ये देखिए, तो एक ही बार सबका हिसाब। कर्नल सिंह, आपसे पूछूंगी, देखिए पाकिस्तान कह रहा है भाई मध्यस्थता करने आए ट्रंप, लेकिन भारत ने कहा नो। देखिए, नाराज हो जाएगा ट्रंप, अब कोर्ट के लिए फिर से मनाना पड़ेगा। बहुत ही इर्रेलेवेंट हो गया ये सवाल। नहीं, वर्ल्ड के पॉइंट, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ट्रंप ने बोलना छोड़ दिया। अब तो ट्रंप ने बोलना छोड़ दिया कि कितनी बार झूठ बोलूं। अब ये जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये आपके और मेरे लिए नहीं सच बोल रहा है, ये अपने लिए ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि यही शुरू में बोल रहा था कि हाँ जी मध्यस्थता हुई है। इन्होंने तो नोबेल के लिए भी कह दिया। मैं तो इसीलिए अदरवाइज मैं भी तो यही बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक आपसे दूसरा सवाल लगाना है। आपने 3 बार बोल दिया कि लोगों ने कहा है कि मोदी जी ने नफरत फैलाई है। मेरा सवाल है, कोई एक जगह बता दीजिए जहां उन्होंने बोला वो नफरत करो। मैं बताता हूं वो है कौन सी जगह है। मुझे मालूम है, उन्होंने बोला है देश, दुनिया और मैं इस टेररिज्म से नफरत करेंगे और इस नफरत को हम निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इसकी लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दादागिरी आपकी यूएस की हो, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। बिल्कुल। और नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा था। प्लीज, आपका फेवरेट टॉपिक बोलिए। मेरा फेवरेट आपके कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? महाभारत। अब उसने नई महाभारत लिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि कौरव पांडव के बीच कोई जंग नहीं हुआ, मैंने सीज फायर करवा दी थी वहां पर। बेसिकली बेटा, आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग कि ये कहानी है यूनाइटेड से, जो हमारी बहन बेटी वहां कह रही हैं, बैठी हुई हैं। आई एम गोइंग थ्रू सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत कुछ हाथ में पहनता हूँ, छाती पे तो पी करता है। एंड द फेलो हु इज सर्चिंग मी मुझे कहता है कि कहां से, मैंने कहा भारत का राजदूत। ओह, हाउ इज मिस्टर मोदी? मैं कहा मोदी नहीं है भाई, उसका नाम मिस्टर मोदी। द फैक्ट दैट नॉर्मली इलिटरेट अमेरिकन, बड़े जड़े जानते नहीं है दुनिया के, ही नोज
कि प्राइम मिनिस्टर भारत के मिस्टर मोदी है। और एक मैं मेरा कद इतना ऊंचा क्या कोई देश है, आप अमेरिका जाते थे, they would look at you, they didn't know what, and this is not very far, I'm talking about when I was in college, that was लास्ट ईयर। लेकिन ये जो खबर आई है अभी, उसके बाद राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपशब्द कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी रोक दो, वापस बुला लो, सीज फायर करो, और मोदी ने ऐसा कर दिया। ये जो डायलॉगबाजी जो राहुल गांधी ने किया था, आज वो झूठ साबित हो रहा है। देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, MEA बोले, हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ सब बोले, सबने बोला, सही बात। राहुल गांधी ने किसी की बात पे विश्वास नहीं करी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात पे विश्वास करी। अब उनके मित्र जो वैसे भी पाकिस्तान बहुत तारीफ कर रहा है आजकल, अफरीदी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अब तो शायद राहुल गांधी और पूरा इंडिया का ठगबंधन मान लेगा कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई, क्योंकि हमारी बात तो नहीं मानते। ये बहुत, राधिका जी मैं आपसे कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है समीर जी, कि अगर अब पाकिस्तान को ये मजबूर होकर कहना पड़ा है, अब वो भारत को कोसने के लिए ये बात कहे कि भारत तो सुनता नहीं है, लेकिन भारत ने उस समय नहीं सुनी, ये फैक्ट है, ये पाकिस्तान ने भी मान लिया। मैं इसे ऐसा लग रहा है कि एक वैलिडेशन है, क्योंकि हम अभी विदेश नीति और कूटनीति की बात कर रहे थे और उसी समय ये खबर आ गई। निश्चित रूप से आज ये बात साफ हो गई। मुझे इस बात का मतलब अफसोस भी और दुख भी है कि भाई देश का विपक्ष देश के साथ खड़े होने के बजाय विपक्ष विदेश के नेताओं के साथ खड़ा रहता, फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। ट्रंप कहते कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई, तो राहुल गांधी कहते थे भाई बिल्कुल ठीक कहा ट्रंप ने, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई है। और उससे कुछ दिनों बाद ये आता है कि 7.5% भारत की ग्रोथ इकोनॉमी की हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई विपक्ष को राजनीति करना है, राजनीति चुनाव में आप कीजिए, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के साथ खड़े रहना चाहिए, और विपक्ष यही मात खाता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ नफरत करने में वो इतने आगे निकल गए कि वो भूल जाते कि भाई देश के साथ खड़े रहना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े रहना है, और वो प्रधानमंत्री की मोदी से नफरत करने के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ भी गले में हाथ डालकर बात करते हैं। मुझे लग रहा है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। देखिए, मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है कल, 75 साल के वो हो रहे हैं। बहुत से लोग अपनी सियासी एक आस लगाकर बैठे थे इस नंबर पर कि वो 75 हो और फिर वो रिटायर हो और फिर हमारा नंबर लगे। लेकिन ये सिर्फ देश में नहीं है, आप ये भी मानिए कि जिस तरह से एक पड़ोसी मुल्क है वहां पर भी बहुत से लोग इस इच्छा के साथ बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जाएं, उनकी सरकार जाए, क्योंकि वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद वहां ऑपरेशन सिंदूर, वहां आतंकियों पर क्रैकडाउन, ये सिर्फ पड़ोसी नहीं, दुनिया की सारी बड़ी ताकतें चाहती होंगी कि नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री नहीं बने रहे, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है। चलिए, अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। करने जाएंगे कल प्रधानमंत्री मोदी को। अब ये देखिए, वो 15 अगस्त पे भी नहीं गए, वो 26 जनवरी पे भी नहीं गए, वो उपराष्ट्रपति के उसमें भी नहीं गए, स्वेरिंग इन पे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और इसीलिए आज अपने देश जब अपने प्रधान सेवक की ओर देख रहा है तो उनकी जो शख्सियत है, उसके अलग अलग जो आयाम है, उनको आज आपके सामने एक कार्यक्रम के माध्यम से हमने रखने की कोशिश की है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आया। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH